लिए आज 12 ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे एग्जाम में जो है आ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, और इसमें हमको क्या करना है कि एक क्वेश्चन लगा होगा और उस क्वेश्चन के लिए हमारे सामने जो है 4 ऑप्शन लिखे होंगे और आपको वो सारे ऑप्शन पढ़कर एक सही ऑप्शन जो है चूज़ करना है। ठीक है, तो आज मैं बिना कोई देर के शुरू करना चाहूँगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें फर्स्ट में एक हमारे सामने एक लाइन लिखी हुई है, टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। अगर किसी व्यक्ति को किसी इंसान को मुक्त करना उसके सारे आरोपों से, अगर जज किसी इंसान को उसके सारे आरोपों से मुक्त कर देता है तो इंग्लिश में हम लोग के सामने कौन कौन से ऑप्शन लगाते हैं। पहले लिखा हुआ है फ्लिंग, दूसरा लिखा फॉरवर्ड, तीसरा लिखा कंसोलिडेट, चौथा लिखा एक्सोनरेट। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहेंगे। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है कि जब भी जज किसी अपराधी को उसके सारे आरोपों से मुक्त कर देता है, बरी कर देता है, इंग्लिश में हम क्या करते हैं, एक्सोनरेट वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर आप एक्सोनरेट नहीं लगाना चाहते तो वहाँ पर ऑप्शन के तौर पर आप लगा सकते हो एक्सल्पेट, EXCULPATE। ठीक है, तो किसी अपराधी को उसके सारे आरोपों से मुक्त करना क्या क्या लगाएंगे, एक्सोनरेट और एक्सल्पेट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों दूसरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इसमें भी हमारे सामने क्या लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और लिखा हुआ है द बरियल ऑफ अ कॉर्प्स। अगर आपको याद हो तो पिछले 2 से 3 दिन पहले हम लोगों ने जो एक सिनोनिम का एक सेशन किया हुआ था, वहाँ पर हमने ये वर्ड आपको पढ़ाया हुआ था कि जब हम किसी भी लाश को, इंसानी लाश को दफना देते हैं तो दफनाने को इंग्लिश में हम लोग कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं। पहला लिखा हुआ है इंटरमेंट, जिसमें एन नहीं लगा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है इंटरनमेंट, ठीक, तीसरा लिखा हुआ है इंटेरोगेट और चौथा लिखा हुआ है इंटरपोज। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है चूज़ करना चाहेंगे, बताइए। इन चारों ऑप्शन में से हमको एक सही ऑप्शन चूज़ करना है। बिल्कुल, आपने जो सही ऑप्शन चूज़ किया होगा वो कौन सा ऑप्शन चूज़ किया होगा, इंटरनमेंट। इंटरन आपको याद होगा, मैंने बताया था नज़र बंद कर देना, यानी किसी भी लाश को जो है दफना देना। इंग्लिश में इनह्यूम, इंटर्न और बरी, ये तीनों हमारे सामने जो है सिनोनिम बनते हैं। ठीक है, तो लाश को दफनाने के लिए कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे, इंटर्न का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए। एक ऐसा इंसान जो जानबूझकर आग लगा देता है किसी बिल्डिंग पर, यानी कि आपने देखा होगा सड़कों पर लोग क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं या कई बार आगजनी तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सड़क पर यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर जो है आग लगा देते हैं या किसी बिल्डिंग को है जो है आग लगा देते हैं। तो वो लोग जो किसी या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग में आग लगा देता है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऐसे इंसान को इंग्लिश में बोलेंगे कौन सा ऑप्शन देखिए ज़रा, हाईजैकर, आर्सनिस्ट, एक्सटॉर्शनिस्ट और एजेसेंट। आपको ये 4 ऑप्शन पढ़ने बताना कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। देखिए इसमें हमारा जो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट कौन है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी पर क्या करता है, आग लगाता है या बिल्डिंग में आग लगाता है। एक्सटॉर्शनिस्ट वो व्यक्ति है जो लोगों को किडनैप कर लेता है और उनके सगे संबंधियों से पैसा मांगता है, यानी कि लोगों को धमकाता है, पैसा वसूली करता है। तो जो इंसान किडनैप करके पैसा वसूली करे, लोगों को डरा धमका कर पैसा उनसे वसूले, ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में एक्सटॉर्शनिस्ट कहते हैं। ठीक है, एजेसन वो व्यक्ति है जो किसी नेता इत्यादि की हत्या कर देने की हत्यारा है। A person who kills any leader, the person is called adjacent. तो we have 4 options और आपको यहाँ पर जो सही ऑप्शन करना है कौन सा, आर्सनिस्ट। पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाने वाला आर्सनिस्ट कहलाएगा और पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने फोड़ने वाला कौन होगा, वेंडल। वेंडल कौन है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ता है, फोड़ता है, नष्ट करता है। क्लियर हो गया, चलिए। अब यहाँ पर हमारे सामने एक चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, जिसका अस्तित्व समाप्त ना किया जा सके। आपको ये बात अच्छे से याद है, मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था कि इफेस का मतलब होता है किसी चीज़ का अस्तित्व समाप्त करना, यानी उसको जड़ से मिटाना। तो किसी चीज़ को जड़ से मिटाने के लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इफेबल, एलिजिबल, इंडिलिबल, इनविंसिबल। जिसको जड़ से मिटाया ना जा सके या जिसको मिटाया ना जा सके, जिसको सफाया ना किया जा सके। इंग्लिश में ऐसे वर्ड के लिए कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है चुना जाएगा। तो सही ऑप्शन जो मेरे ख्याल से आपने चुना होगा, उसमें सही ऑप्शन आपने चुना होगा इंडिलीबल, क्योंकि जिसको मिटाया ना जा सके इंग्लिश में क्या कहलाता है, इंडिलीबल। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने ऐसी गलती कर दी जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको जो है हटाया नहीं जा सकता। तो एक ऐसी मिस्टेक जिसको मिटाया नहीं जा सकता इंग्लिश में इंडिलीबल मिस्टेक कहलाता है। इनविंसिबल वो होता है जिसको जीता ना जा सके, यानी कि अजय। बताइए, क्लियर होगा ना। चलिए अब 5वें नंबर पर लिखा हुआ है, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता, इस इंसान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो बेहद ही सरल वर्ड हमारे सामने लिखे हुए हैं, थीस्ट, मिस्टिक, साइनिक और एथीस्ट। बताइए।
जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न रखे वो इंसान कौन है? वो इंसान हमारा क्या है? एथीस्ट। एथीस्ट कौन है? नास्तिक, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास न रखे। मिस्टिक जो है वो मिस्ट्री से भरा हुआ है, यानी कि रहस्य से भरा हुआ है। थीस्ट भगवान में विश्वास करने वाला, और साइनिक कौन है? जो सन की है, ठीक है, जिसको जो साइकोलॉजिकल जो है एक प्रकार से परेशान रहता है, सन की इंसान। चलिए, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एथीस्ट, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। चलिए, अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर 6 की, कॉन्फर्ड एज एन ऑनर। अगर हम किसी इंसान को कोई ऐसी उपाधि दें जो सम्मान के रूप में उस इंसान को दी जाए, ऐसी उपाधि को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आपको बताना है। कॉन्फर्ड एज एन ऑनर, तो हमारा जो सही ऑप्शन है कौन सा होगा? ऑनरेरियम, ऑनरेबल, ऑनरेरी और ऑनोरिफिक। बताइए। कौन सा ऑप्शन हमारे सामने होगा? देखिए, सही आंसर जो हमारा होगा वो ऑनोरिफिक हो जाएगा। ऑनोरिफिक का मतलब होता है वो एस टाइटल जो किसी इंसान को सम्मान पूर्वक दिया जाए। फिलहाल अ जॉब विदाउट एनी सैलरी, एक ऐसी जॉब जहाँ पर किसी इंसान को सैलरी ना मिले, वो क्या हो जाएगा? ऑनरेरी, ठीक है। ऑनरेरी एक ऐसी जॉब है जिसमें इंसान को सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन जॉब के अलावा अलग से मिलने वाला पैसा क्या होगा? ऑनरेरियम हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑनरेरिक हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर 7 में की, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। वो इंसान जो अकाउंट्स का ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्रेडिटर, चार्टर्ड अकाउंट और ऑडिटर, रजिस्ट्रार। कौन सा आंसर हमको जहाँ पर टिक करना है? बताइए। सही जो आंसर करेंगे बच्चों वो करेंगे यहाँ पर ऑडिटर, वो इंसान जो कि अकाउंट्स का ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है। अब बात करेंगे नंबर 8वें की, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। वो इंसान जो कानून से भागा भागा फिरता है, ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो भगोड़ा है। आपने देखा हो कई लोग ऐसे होते हैं कानून से भागे भागे फिरते हैं, कोई गलती करते हैं, अपराध करते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। तो ऐसे भगोड़ों को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्रिमिनल, थीफ, नोटोरियस, फ्यूजिटिव। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो सकता है? कौन सा हो जाएगा? फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव वो इंसान है जो भगोड़ा है और अपराध करके कानून से भागा भागा फिरता है। नटोरियस वो इंसान है जो अपनी किसी गलत हरकत के लिए लोगों में फेमस है, उसकी जो रेपुटेशन है वो लोगों में बहुत ज़्यादा खराब है। तो पर्सन विद इल रेपुटेशन वो क्या कहलाएगा? नटोरियस। बहुत ही कम लोगों को पता है कि नटोरियस को दूसरा मतलब जो है क्षणिक भी होता है। कभी कभार दिमाग में ऐसा होता है कि कोई थॉट थोड़ी देर के लिए दिमाग में आती है फिर चली जाती है, तो सडनली जो थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहे ऐसी थॉट को इंग्लिश में नटोरियस थॉट भी कहते हैं। ये बहुत ही कम बच्चों को पता है। इंग्लिश में नटोरियस को मोमेंट्री के रूप में पर्यायवाची भी बनाया जा सकता है। अब एक ऐसा इंसान जो तारीफ के हकदार है, तारीफ के लायक है। 4 ऑप्शन लिखे हुए, डिटेस्टेबल, लवेबल, डेस्पाइकेबल और लॉडेबल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको लगता है सही होगा? बताइए ज़रा। हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? लॉडेबल, क्योंकि लॉर्ड का मतलब होता है यहाँ पर किसी इंसान की तारीफ करना। तो जो इंसान प्रशंसनीय काम करता है ऐसे इंसान को इंग्लिश में लॉडेबल कहते हैं। प्रशंसनीय को इंग्लिश में हम लोग कमेंडेबल भी कहते हैं। COMMENDABLE, कमेंडेबल, जो तारीफ के योग्य हो। ठीक है, चलिए नंबर 10वें पे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना हमको। वो इंसान जो कोई काम करने के में बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, एक्सपर्ट हो, दक्ष हो, ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे? डेक्स्टरस, डिफरेंट, डिसिप्लिन्ड, डिलीजेंट। बताइए। जो इंसान कोई काम करने में माहिर हो ऐसे इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेक्स्टरस कहते हैं। अब जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, डेक्स्टरस के लिए हमारे सामने कुछ वर्ड और भी होते हैं। एक होता है एप्ट, APT, एक होता है प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, एक होता है एडेप्ट, ADEPT। आप जितने भी वर्ड देख रहे हैं इन सभी का मतलब वो व्यक्ति जो कोई काम करने में माहिर हो। बताइए, क्लियर हो गया? चलिए नंबर 11वें पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑफ वंस ओन फ्री विल। जब कोई इंसान अपनी स्वेच्छा से कोई काम करता है तो इंग्लिश में कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। द फर्स्ट वन इज ऑब्लिगेटरी, सेकंड इज कंपल्सरी, थर्ड इज वॉलंटरी, फोर्थ इज मैंडेटरी।
क्या हो जाएगा? वॉलंटरी। जो काम अपनी इच्छा से यानी कि स्वेच्छा से किया जाए उस काम को इंग्लिश में वॉलंटरी कहते हैं, लेकिन जो काम ज़रूरी हो उसको इंग्लिश में मैंडेटरी, कंपल्सरी और ऑब्लिगेटरी, ये सारे वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो वॉलंटरी जो अपनी स्वेच्छा से किया जाए। आया बच्चों? चलिए अब 12 की बात करेंगे। वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत लंबा अनुभव है। ऐसे अनुभवी इंसान के लिए हम इंग्लिश में कौन से वर्ड का यूज़ कर सकते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। वेटरन, द सेकंड इज नोवाइस, थर्ड इज एक्सपर्ट एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड प्रैक्टिशनर। तो नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग ऑल ऑफ देम। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है इसमें सही हो सकता है? एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ही लंबा अनुभव है, ऐसे अनुभवी इंसान को, व्यक्ति को इंग्लिश में वेटरन पर्सनैलिटी कहते हैं। और आप ये बात अच्छे जानते हो कि हमारा ऑप्शन यही सही होगा। लेकिन जो इंसान किसी क्षेत्र में नया है, नौसिखिया है, तो इंग्लिश में नोवाइस, NOVICE या कैलो भी कहते हैं। तो ये वो हैं जो बिगिनर हैं, जिन्होंने किसी क्षेत्र में अभी भी कदम रखा हुआ है और वो किसी चीज़ की शुरुआत उन्होंने अभी अभी की हुई है। आए बेटा? तो ये थे हमारे लिए दोस्तों 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और हमने यहाँ पर इन सारे को 12 को पढ़ लिया है। इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 13, स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स। ठीक है, यानी कि हम पुरानी चीज़ों का जब अध्ययन करते हैं तो इंग्लिश में उसको कौन से वर्ड के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, यानी कौन से वर्ड को टिक करेंगे। तो ऑप्शन लिखा जूलॉजी, फिजियोलॉजी, एथनोलॉजी और आर्कियोलॉजी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों? सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, मेरे ख्याल से आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया बताइए जरा इसमें। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है? पुरातत्व विभाग की बातें कर रहे हैं, यानी कि पुराने जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उनमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। एथनोलॉजी जो होता है वो होता है मानव जाति के विकास का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मानव जाति के विकास का अध्ययन, यानी कि मानव जाति का जो मैनकाइंड है उसका हमारा एवोल्यूशन, यानी कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आर्कियोलॉजी चूज करेंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। एक ऐसा इंसान जो अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, उसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इम्प्रोविडेंट, इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रूडेंट और इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारे चूज किया जाएगा वो ऑप्शन कौन सा चूज किया जाएगा? इम्प्रोविडेंट। एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस है और बहुत ज़्यादा आलसी, ऐसे इंसान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इम्प्रोविडेंट जो है चूज करेंगे। चलिए, तो 2 क्वेश्चन हमारे सामने डिस्कस हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ओपिनियन कंट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन्स, यानी कि जो हमने अभी तक बातें मानी है, जिनको सत्य मानकर हम लोगों ने सिद्धांतों को जो है मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, अगर कोई ओपिनियन उनका ठीक उल्टा निकले, यानी कि कॉमन विचारधारणा के ठीक उल्टा निकले, तो कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पर चूज करना है? अब हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला लिखा है कॉन्ट्रोवर्सी, दूसरा लिखा है हियरसी, तीसरा लिखा है एडवोकेसी, चौथा लिखा कन्वेंशन। तो आपको जो इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक, सही ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर होगा बच्चों वो हो जाएगा हियरसी। इसका मतलब हो जाएगा एक ऐसी बात जो कॉमन डॉक्ट्राइन यानी सिद्धांत की ठीक उल्टा चलती है। वैसे जिन बच्चों को नहीं पता है कि स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो एक नया वर्ड का निर्माण हो जाएगा, यानी कि जो अफवाह होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हियर से कहते हैं, HEARSAY। तो अफवाह को बोलेंगे हियर से, और जो कॉमन धारणा के ठीक उल्टा चले वो हियरसी कहलाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर पे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है टू डाई विदाउट मेकिंग विल। अब आप जानते हो कि वसीयत को इंग्लिश में विल कहते हैं, तो इन चारों में से सही ऑप्शन चूज करना है, एक ऐसा इंसान जो बिना वसीयत के मर जाता है। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन्योर, इंटेस्टेट। इंटेस्टेट की स्पेलिंग जरा सही कर लीजिएगा, INTESTATE। ठीक, चलिए, तो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन्योर, इनेन, इंटेस्टेट। तो बच्चों को ये बात अच्छे से पता है कि जो इंसान बिना वसीयत बनाए मर जाता है, ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेस्टेट कहते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इंटेस्टेट, वो व्यक्ति जो बिना वसीयत के मर जाता है। अब 17 की बात करेंगे, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट। लाइट को अगर हटा दें और चीज़ों को जो है थोड़ा सा हम लोग गंदा कर दें, पेल का मतलब होता है जो दिखने में काला हो, ज़्यादा चमकीला ना हो, ऐसी स्थिति को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जहाँ पर हम लोग लाइट को हटा दें, थोड़ा सा रोशनी कम कर दें और माहौल थोड़ा सा पेल हो जाए, यानी कि कम जो है चमक भरा हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन लिखा है फॉलिएट, प्रोक्रिएट,
परकोलेट और एटियोलेट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चूज करना चाहेंगे बच्चों? अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हम लोग कहीं से लाइट खत्म कर देते हैं, माहौल थोड़ा सा जो है हल्का सा डल हो जाता है, इस प्रोसेस को हम इंग्लिश में एटियोलेट कहते हैं। अच्छा, इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा है परकोलेट। परकोलेट का मतलब क्या हो जाएगा? निथारना। जब हम पानी को छानते हैं, पानी को निथारते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परकोलेट शब्द का जो है यूज किया जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट हमारे वर्ड हैं, एटियोलेट जहाँ पर लाइट को हटा देंगे, माहौल थोड़ा सा जो है डल हो जाएगा, और परकोलेट पानी को निथारना। अब हमारे सामने देखिए 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वो जिससे बचा ना जा सके, यानी कि जिसको होने से रोका ना जा सके, इसके लिए हमको हमारे सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इंटीग्रल, इनएविटेबल, अनरिस्ट्रेन्ड और अनवेरिंग। ठीक, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपको इसमें लगता है कि सही हो जाएगा? सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है कि एक ऐसी घटना जिसको होने से रोका ना जा सके, यानी कि अटल, जिसको टाला ना जा सके। जब आप चीज़ों से बच नहीं सकते, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? इनएविटेबल। जैसे कि मौत हमारी क्या है? अटल है, यानी कि मौत से बचा नहीं जा सकता। बुढ़ापा क्या है? अटल है। तो जिन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा? हमारा इनएविटेबल कहलाएगा। तो लाइफ में ऐसी कोई स्टेज जिससे बचा नहीं जा सकता, क्या कहलाएगा? वो इनएविटेबल कहलाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्जेक्ट हमारे लिए अभी तक जब जितने वन वर्ड लिखे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही है। 19 की बात करेंगे, वन हु इज कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स। कंसर्न्ड का मतलब क्या होता है बताइए? चिंतित। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के भले को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो दूसरों को भला सोचता है। एस्केटिक, इगोइस्ट, अल्ट्रुइस्ट, हेडोनिस्ट। सही ऑप्शन जो हमारे लिए बच्चों होगा इसमें, वो सही ऑप्शन हमारा होगा अल्ट्रुइस्ट। वो इंसान जो दूसरों का भला सोचता है, लेकिन जो भला दूसरों का करता है वो सैमरिटन कहलाता है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि जितना हमारा ये क्वेश्चन नहीं आता उतना सैमरिटन आता है, कि जो दूसरों की भलाई करता है, वन हु ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। अगर ये ऑप्शन वहाँ पर आता भला करने के लिए, तो उसको हम लोग कभी टिक नहीं करते। फिलहाल यहाँ पर भला करने की बात नहीं, भला सोचने की बात आई, तो अल्ट्रुइस्ट में जो ऑप्शन जो है टिक कर देंगे। फिलहाल जिन बच्चों को नहीं पता जान लें, हेडोनिस्ट लिखा हुआ, इसका मतलब वो इंसान जो हमेशा चीज़ों को, लाइफ को अलग तरीके से जीने का विश्वास रखता है। ज़िंदगी में वो खर्च बहुत करता है और ज़िंदगी को भोग विलासी तरीके से जीने का विश्वास रखता है। क्या? अ पर्सन हु बिलीव्स टू लिव द लाइफ इन द लग्जूरियस वे, द पर्सन इज कॉल्ड हेडोनिस्ट। अब नंबर 20 की बात करेंगे, समवन हु इज डेजिग्नेटेड हु टू हियर बोथ साइड। अब जिस इंसान को पद दिया हुआ है कि वो दोनों पार्टियों की बातें सुनेगा झगड़े में और एक फैसला सुनाएगा। आपने देखा होगा कई बार गांव में पंचायत बैठती है और दोनों पार्टियों को जो है सुनती है, झगड़े को सुनती है और अपना फैसला सुनाती है। तो पंचायत की इंग्लिश में हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे? काउंसलर, मैजिस्ट्रेट, मैनेजर और आर्बिट्रेटर। कौन सा ऑप्शन बड़ा हो जाएगा हमारा यहाँ पर? आर्बिट्रेटर। तो यानी कि वो इंसान जिसको हम लोगों ने इसलिए चूज़ किया है कि वो हमारी बातें सुनेगा, दो झगड़ते हुए पार्टी को सुनेगा और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा, ऐसे इंसान को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? आर्बिट्रेटर जो है कहा जाएगा। आए बेटा, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए 13 से लेकर 20 तक जितने वन वर्ड हैं सारे डिस्कस कर लिए हैं। पुरानी चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो ये आर्कियोलॉजी कहलाएगा। जो इंसान अपने फ्यूचर को लेकर चिंता ना करे, इम्प्रोविडेंट कहलाएगा। और नॉर्मल सिद्धांत के खिलाफ अगर काम करेंगे तो हेरेसी कहलाएगा। ये अफवाह इंग्लिश है। बिना वसीयत के मर जाएंगे तो इंटेस्टेट हो जाएगा। जो लाइट को हटा दिया जाए और उसके बाद अगर चीज़ें हमारी जो है डल हो जाएं तो इंग्लिश में हमारा एट्यूलेट कहलाएगा। जिससे बचा ना जा सके इनएविटेबल कहलाएगा। और जो चिंतित है दूसरों के मामले को लेकर, ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में अल्ट्रुइस्ट कहेंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है कि ऐसा इंसान जो झगड़ों को निपटारा कराता है, ऐसे व्यक्ति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर जो है कहते हैं। आए बेटा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा 1 से लेकर 20 तक। और कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो सेशन था बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हमारे लिए नोट करने लायक है। ठीक है, इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं कल टाइम पे। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।